गुड इवनिंग बच्चा लोगों, क्या हालचाल। चलिए शुरू किया जाए आज की अपनी चर्चा पूरे जोश और खरोश के साथ। तो क्या टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं, सबसे पहले वो आपके सामने रखे जाएं सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एसे और प्रीलिम्स के लिए। दूसरा हम माधव राष्ट्रीय उद्यान, भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य, जीएस1 ज्योग्राफी, जीएस2 सरकारी नीतियां, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एसे और प्रीलिम्स के लिए। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, भाषाओं के बारे में इसमें क्या कहा गया है। जीएस पेपर 1 भारत की भाषाई विविधता, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर मेंस। जीएस पेपर 2 शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन। जीएस पेपर 3 समावेशी विकास, उसके साथ साथ मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जीएस पेपर 4 एथिक्स, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर एथिक्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका, आप चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद एसे। फिर इसके बाद हमारा अपना एक एआई मॉडल होना चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर है अलग है भाई। एक बहुत बड़ी आबादी इंफ्रा से वंचित है, तो ऐसे में हमें अपने अकॉर्डिंग, हमारी इतनी सारी भाषाएं, हमें उसके अकॉर्डिंग अपना एक एआई बनाना चाहिए। जैसे अमेरिका में है, जैसे चाइना का डीप सीक, वैसे हमें जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, जीएस पेपर 4 एथिक्स में तकनीकी नैतिकता का एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा। और उसके साथ साथ एसे यानी किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी। फिर हम इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से पढ़ेंगे जो स्कैमर्स होते हैं कैसे जनरेटिव एआई का उपयोग करके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां कैसे उनको रोकेंगे, जीएस पेपर 4 एथिक्स तकनीकी नैतिकता, और उसके साथ साथ प्रीलिम्स यह विषय यानी 5 आर्टिकल एक साथ आप देख सकते हैं हिंदू के। फिर इसके बाद अगला आता है तमिल इतिहास के खजाने थक्कोलम मंदिर। तो थक्कोलम मंदिर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं फॉर प्रीलिम्स यानी आर्ट एंड कल्चर। फिर बिजनेस लाइन में पढ़ने जा रहे हैं सोयाबीन क्षेत्र, प्रीलिम्स के लिए। सोयाबीन पर मैं पीछे पड़ गया हूं, कुछ दिन पहले भी दिया था, अभी भी दिया, खूब चर्चा में, इसलिए इसको दे रहा हूं। फिर इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों हंता वायरस, या इंडियन एक्सप्रेस में आज का हंता वायरस। ये हंता वायरस क्या है, इस विषय में बातचीत करेंगे। डाउन टू अर्थ मैगजीन में हाथी ट्रेन की टक्कर रोकने में एआई कहां तक सफल रहा है, इन सब विषयों पर बातचीत। अब थोड़ा विस्तार से जरा देख ले किस में क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग बैठ के बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स के आयात में वृद्धि आप देख सकते हैं, यानी सेमीकंडक्टर चिप्स जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का बेस है, उस बेस के इंपोर्ट में वृद्धि हो रही है। अब आप देखिए, भारत अब चाहता है कि लोकली हम प्रोड्यूस करें सेमीकंडक्टर चिप्स। एक बार आप न्यूज पढ़िए, उसके बाद फिर मैं कुछ बातें यहां करूंगा फ्री हैंड, उसके बाद फिर लेक्चर पर आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं इस लेख में क्या बताया गया है कि पिछले दशक में भारत के सेमीकंडक्टर आयात में भारी वृद्धि हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2016 से जो मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट है, एमआईसी बोलते हैं, अभी विस्तार से बताऊंगा मैं ये एमआईसी क्या, चूंकि इस बार प्रीलिम्स में ही ये पूछ लिया जाएगा एमआईसी क्या है। कितने बच्चों को पता है? अभी जब एमआईसी समझाऊंगा देन आपको समझ में आएगा। अभी बस इतना देखिए कि एक महत्वपूर्ण इनपुट मोनोलिथ इंटीग्रेटेड सर्किट इंपोर्ट में 2000% की ग्रोथ देखिए, 2000%, नॉट 200। अब यह चिंता की बात है, इसलिए कहा जा रहा है कि हमें लोकली प्रोड्यूस करना चाहिए। और फिर चर्चा है सेमीकंडक्टर मिशन 2021, फिर सेमीकॉन 1 एंड सेमीकॉन 2, जो स्वाभाविक है सेमीकंडक्टर चिप्स इंफ्रा के लिए ही शुरू किए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। हालांकि अभी सेमीकॉन 2 आने वाले 2 से 3 महीनों में हमारे सामने आएगा, लेकिन ऑब्वियस है डिक्लेयर हो चुका है। तो ये आयात हो रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है मेरे प्यारे बच्चों, और यही इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया कि हमें इसका विकल्प ढूंढना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपके दिमाग में आएगा कि सर पहले हल्का सा जिक्र कर देता हूं, फिर विस्तार से अभी आर्टिकल्स में घुसेंगे पीडीएफ के थ्रू। सामान्य ढंग से जो आपको यूपीएससी में यूज करना वो आपको यहीं मैं बता रहा हूं। अब आप देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी के बड़े इंडिकेटर होते हैं। आप जब आगे जाएंगे हम क्या पढ़ते हैं यहीं पर बताएं तो आप लोगों को और मजा आएगा। ढेर सारे चार्ट हैं, डेटा। हम क्या पढ़ते हैं भाई? मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था, भारत के, विश्व के किसी भी देश की हो, समष्टि आर्थिक स्थिरता, वो इंडिकेटर्स होते हैं, वो सूचकांक होते हैं जिसके आधार पर उस देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। इसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सरकार के पास कितना रेवेन्यू है, जिसे हम फिजिकल कंसोलिडेशन कहते हैं, इसमें इन्फ्लेशन
कितना है, नियंत्रित है, कंट्रोल में है या नहीं है। इसमें फॉरेक्स रिजर्व भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है और ऐसे बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, याद रखिएगा। अभी चूंकि अपना रेफरेंस फॉरेक्स रिजर्व की तरफ जा रहा, अब आप मुझे बताएं, आज हम तेल, याद रखिएगा, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, यानी एक देश की आवश्यकता के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसे हम ऊर्जा सुरक्षा कहते हैं। और इस एनर्जी से मेरे प्यारे बच्चों जो पूरा सिस्टम है वो रन करता है, यानी पूरा सिस्टम, चाहे आपका और मेरा इंडिविजुअल का जीवन हो, कुछ भी आप देख लीजिए, घर में खाने पकाने से मोबाइल यूज करने तक, और चाहे सोसाइटी यानी हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रा, कुछ भी हो, इसके अलावा चाहे आपकी इकोनॉमी हो, चाहे आपका टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, कुछ भी आप अगर अपने देश में करना चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटी को मैनेज करना हो, तो स्वाभाविक रूप से आपको एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी सिक्योरिटी हमारे देश के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक होती है, जिसे हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी फैक्टर्स। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम अपनी नीड का लगभग 80 to 85% जो फाजिल फ्यूल्स है वो हम कहां से मंगा रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं भारत कितना बड़ा देश है, कितनी बड़ी आबादी, 80 to 85% हम कहां से मंगा रहे हैं? हम मंगा रहे हैं बाहर से। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमारा कितना फॉरेक्स रिजर्व जा रहा है आप जरा सोचिएगा, विदेशी मुद्रा हमारी कितनी जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अभी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डिपेंड करते हैं जीवाश्म ईंधनों पर, उसमें हमारा बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा का जा रहा है। अब अगर सेमीकंडक्टर चिप्स के इंपोर्ट में 2000% की वृद्धि हुई, विशेषकर आईएमसी में, जो कि एमआईसी में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का, तो ये चिंता की बात तो है कि अब इसमें भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व एक बड़ी मात्रा में जाएगा। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि भारत अब इस पे दे रहा है, कुछ दिन बाद इस पे देगा, और दोनों मिल जाएंगे तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर कितना बड़ा बर्डन, कितना बड़ा बोझ डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और ये आवश्यक है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। इससे इनकार क्यों नहीं कर सकते? अरे भैया, किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में, किसी भी नेशन की सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पैनेशिया है, ऐसा यूपीएससी आपसे पूछ रहा है। किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोपचार, आप देख सकते हैं। इसका मतलब आप सेमीकंडक्टर चिप्स से बच नहीं सकते, आपको मंगाना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल में जो भी स्मार्टनेस आ रही है, या आपके घरों में जो स्मार्टनेस, यानी पूरा जो स्मार्ट इकोसिस्टम है, उस स्मार्ट इकोसिस्टम का लीडर है, पप्पा है सेमीकंडक्टर चिप्स, जिस पे आप बहुत बड़ा, पॉइंट को पकड़िए, जिस पर आप बहुत बड़ा अपने राजस्व का हिस्सा खर्च कर रहे हैं, जिससे आपके राजस्व पर दबाव बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात है, आप डिपेंड किसके ऊपर है। यानी अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी, यानी एक निबंध यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया किसी भी राष्ट्र के विकास में। अब दूसरा, यानी एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो गया, अब दूसरा होता है इंटरनेशनल रिलेशन। मेरे बच्चों, हम जितना भी ये चिप मंगा रहे हैं ना, ये जो आपने पढ़ा था, ठीक है ना, मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एमआईसी, और इसके साथ साथ अन्य जो भी एलिमेंट्स हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे, ये हम किससे मंगा रहे हैं? 1/3, यानी हम पूरी तरीके से लगभग 90% अगर देखें तो हम चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर चाइना ने कभी भी किसी भी कारणवश तकनीक के इस सोर्स को हमें देना बंद किया या डिले कर दिया माल में, मैं नहीं कह रहा हूं डायरेक्ट बंद करेगा। इंटरनेशनल रिलेशन में जिन दो देशों के बीच बड़े वॉल्यूम में ट्रेड होता है, और जो देश बहुत ज्यादा लाभ उस ट्रेड से ले रहा होता है, वो इस प्रकार की सख्त नीतियां नहीं लेके आता, क्योंकि चाइना ऐसा, मतलब ऐसी ही स्थिति में तो ऐसा करेगा नहीं, लेकिन फिर भी डिले कर सकता है डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने के लिए भारत पर। तो ऐसी परिस्थिति में भारत कहां जाएगा? समझ में आ गया? यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को ये टेक्नोलॉजी प्रभावित कर सकती है, यानी भारत पर प्रेशर के रूप में चाइना इसके सप्लाई चेन को डिसरप्ट करके एक प्रेशर डाल सकता है। तो आप वहां पर भी इसको यूज कर लीजिएगा। अब फिर मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आर्टिकल में केवल डेटा दिया हुआ, तो इसलिए मैं 2-3 एस्पेक्ट यहां पर खींच देता हूं। अब आप देख सकते हैं, दो चीज आपके सामने आ गई।
तो अब यहां पर हमें क्या करने की आवश्यकता है? तीसरा निबंध यहां पर हमें लाने की आवश्यकता है, वही सॉल्यूशन है। मेरे बच्चों देखिएगा, 2 ए से आ गया, अब तीसरा ऐसा रहा विजनरी डिसीजन, दूरदर्शी निर्णय। यानी विजनरी डिसीजन तभी लिए जाते हैं जब अंतर ज्ञान और तर्क का समन्वय होता है, इंट्यूशन एंड लॉजिक जब मिलते हैं, यानी कि अंदर से यह महसूस हो रहा है कि हमें एक्स डिसीजन लेना है, और लॉजिक भी, यानी जो वस्तु स्थिति है वो भी इस बात की तरफ इशारा करती है। तो हम क्या करते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, हम विजनरी डिसीजन। तो विजनरी डिसीजन इसीलिए भारत ने सबसे पहले सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया, फिर उस मिशन के अंतर्गत 2 काम किए। एक 2021 में ही सेमिकॉन 1, जो इस प्रकार के इंफ्रा को डेवलप करने के लिए सेमिकॉन 1 शुरू किया गया, और अब 2024 के दिसंबर में सेमिकॉन 2.0 लॉन्च किया गया, जो 2 से 3 महीने में फ्लोर पे आ जाएगा, जिस पर मैंने पीछे आपको पूरा आर्टिकल दिया था, प्रीलिम्स के लिए भी पूरा कराया था। तो इसका मतलब ये जो भारत का सेमिकॉन 1.0 और 2.0 है, ये दोनों वो विजनरी डिसीजन है जो इस बात को ध्यान में रख करके आए कि जिस सेमीकंडक्टर को फ्यूचर का फ्यूल कहा जा रहा है, अगर ये फ्यूचर का फ्यूल फ्यूचर इंडस्ट्रीज के लिए किसी भी प्रकार से चाइना रोकता है, तो हमारे पास एक विकल्प होना चाहिए, हम अपना इंफ्रा खुद डेवलप करेंगे। इसे हम विजनरी डिसीजन में ले सकते हैं, और इनफैक्ट करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आवर 2 कीज टू सक्सेस, उस पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और फिर आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। कैसे? यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। कौन सी नदी? पहले ही हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन पर डिपेंड हैं। खाड़ी युद्ध जब हो रहा था, या मिडिल ईस्ट की क्राइसिस आती है, या मिडिल ईस्ट के देश जब कार्टेल बना करके तेल का उत्पादन कम कर देते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। इन तीनों स्थितियों में हिंदुस्तान के सामने एक समस्या जन्म लेती है। मैं चाहता हूं आप लोग उस समस्या का नाम एक बार लिख दें, जिससे मुझे यह सुकून हो कि ये मेरे बच्चे थोड़े से अलग लेवल के हैं। यानी एक बार कमेंट करिए जो मैंने ये 3 बातें बोली। कार्टेल बना लेते हैं, या मिडिल ईस्ट में कोई क्राइसिस हो जाए, और जो पॉलिटिकल क्राइसिस जैसे इजराइल और हमास में भी हुआ, मान लीजिए किसी देश में हो जाए। यस, प्रियंका कुमारी, यानी आ गया इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी आयातित मुद्रास्फीति। और आपको अच्छे से पता है आयातित मुद्रास्फीति यानी कि जब हम महंगे में तेल खरीदेंगे, तो जब अपने देश में उस तेल को लाएंगे, रिफाइन करेंगे, हर एक सिस्टम में जाएगा, महंगा जाएगा, तो वो महंगे में कंज्यूमर को मिलेगा कोई भी प्रोडक्ट, और इससे महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई अंततः जीडीपी के लिए हानिकारक होती है अगर एक लिमिट से क्रॉस कर जाए। महंगाई, तो ये आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यानी एक बार आप इस स्थिति में हैं, अब दोबारा आप फिर से सेमीकंडक्टर्स में भी उस स्थिति में नहीं जा सकते। इसलिए आपको विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है, और उसी विकल्प को सेमिकॉन 2.0 के द्वारा लॉन्च किया गया। आई होप आप यह विषय भी समझ गए कि भारत उसी नदी में पुनः नहीं उतरना चाहता, और भारत उसी नदी में पुनः नहीं उतरना चाहता है। इसका एग्जाम्पल इकोनॉमिक सर्वे 23-24 भी आपको देता है, सॉरी 24-25 भी देता है। इकोनॉमिक सर्वे 24-25, उसमें भी आप अगर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया डिटेल से, उसमें उन्होंने क्या कहा कि भाई हम जो टेक्नोलॉजी, जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो टेक्नोलॉजी है, उस पर चाइना पर डिपेंड करते हैं। पूरी सप्लाई चेन चाइना की, 90% कंट्रोल उसका। अगर उसने ना दिया तो इन फ्यूचर की बात हो रही, तो फिर आप क्या कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि अब हम एक ऑल्टरनेट ढूंढेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कम चला पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनपुट की समस्या है, सोलर इनपुट जितने भी हैं, तो स्वाभाविक है हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करेंगे। ऐसा इकोनॉमिक सर्वेयर साहब ने कहा, मैंने आप लोगों को पढ़ा। तो वही चीज यहां पर भी लागू होती है। तो आई थिंक आप पूरा मुद्दा समझ गए, और इसी को ध्यान में रखते हुए 2021 में भारत का सेमीकंडक्टर मिशन आया। उसमें कितनी फंडिंग दी गई उसका पूरा डेटा आपके न्यूज में है, अभी जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। नंबर 1, सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद उसमें हम
पढ़ेंगे ये पूरा डेटा कि ये जो हम एमआईसी वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एमआईसी है क्या, इसका यूज कैसे होता है, और भी क्या क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका परसेंटेज क्या, और फिर भारत सरकार का विजन क्या है, वो क्या करना चाहती है, और हम कहां खड़े हैं, चैलेंजेस क्या है, और फिर वे फॉरवर्ड क्या है, और फिर उसके बाद एक मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर। लेकिन ये टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों मेंस तो ऑब्वियस है, मैंने जितना समझा इतने में आपका काम हो जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर 2025 वाले जो भी बच्चे आज अगर नहीं भी हैं क्लास में, जैसे मैंने सबको रोक रखा ऑलमोस्ट, तो 2025 के जो भी बच्चे हैं वो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स की निगाह से काफी कुछ इस पे काम किया। तो सबसे पहले इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद फिर हम लोग आएंगे अगले टॉपिक पर और फिर विस्तार से बातचीत करेंगे, ठीक रहेगा? क्योंकि अब शुरू हो गया तो पहले इसको निपटा ही लिया जाए, ठीक है? कहां गया भाई, कहां गए दोस्त, पेन कहां गया? अच्छा चले बेटा शुरू किया जाए। तो बहुत सी चीजें आप समझ चुके, अब तो केवल डेटा से खेलना है। देखो ये सब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, इनसे आप बच्चों बच नहीं सकते, इसलिए इन पर जो भी टॉपिक आता, अगर मैं चाहता तो ना कराता, कभी अभी तो मैंने कराया है, लेकिन नहीं, उसके पीछे रीजन ये है कि मुझे पता है ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। इनफैक्ट जो बिहार पीसीएस का मेंस दे रहे हैं या यूपी पीसीएस का मेंस दे रहे हैं, अगर डायरेक्ट आया, बिहार पीसीएस वाले पहले ध्यान देंगे, अगर डायरेक्ट आया तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं आया तो आप जैसे कोई निबंध जिसमें आप विजनरी डिसीजन टाइप का कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, अगीला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे, इस टाइप की कोई चीज अगर आप लिख रहे हैं, तो अगीला खेती यानी प्रोएक्टिव होकर के हमें सेमीकंडक्टर चिप्स पर काम करना होगा, क्योंकि आज हम जहां खड़े हैं उस स्थिति को बदलना होगा, और भारत सरकार का सेमीकंडक्टर मिशन सेमीकॉन 1.0 सेमीकॉन 2.0 इस दृष्टि से विजनरी डिसीजंस हैं, यानी अगला खेती है ये, ठीक है, अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे, इस टाइप के आपके किसी भी प्रश्न में इसको आप यूज करिएगा। एक मिनट रुकिएगा, आज एक निबंध आया हुआ मैं देख लेता हूं बच्चों का, एक मिनट। बिहार पीसीएस में भी किसी बच्चे ने मुझसे कुछ पूछा है तो मैंने देखा था लेकिन भूल गया, अगर इसमें कनेक्ट हो जाए, मैंने उनको कहा था कि रात में बना के भेजूंगा। एक मिनट, बीपीएससी से हमने टेस्ट लिया था, पर्यावरण नहीं नहीं, ठीक है, उसमें था अधजल गगरी छलकत जाए, जिसका इससे संबंध नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर चिप्स, अब आइए थोड़ा सा विस्तार से इस पर निगाह डालते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार इस पर निगाह डाल दिया जाए, फिर आते हैं और ये सब ऐड वैड की बात करेंगे। सबसे पहले सेमीकंडक्टर चिप्स, ठीक है, न्यूज आप सबने पढ़ ही लिया है बहुत अच्छे से, ठीक है, क्लियर बेटा? तो मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट के इंपोर्ट में 2000% की वृद्धि हुई। आप समझ सकते हैं इसकी कितनी जबरदस्त डिमांड है, जरा आप देखिएगा, यानी कितनी जबरदस्त डिमांड है। और डिमांड है तो यूपीएससी का सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक मैंने आपको पहले ही विस्तार से बता दिया है, तो आप इसमें देख लीजिएगा, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, ठीक है, यानी प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, ये आपका एग्जाम्पल हो गया यहां पर इस यूनिट का, या साइंस एंड टेक में भारतीयों की उपलब्धियां हो गई, ठीक है बच्चों, और ये सारी चीजें। फिर इसके बाद इकोनॉमी, क्योंकि स्वाभाविक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कौन बड़ा कर सकता है वो आपको सिखाया गया है, वो बड़ा कर सकता है टेक्नोलॉजी, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। तो सेमीकंडक्टर चिप्स रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल को हमें अपने ढंग से बेहतर अगर डेवलप करना है तो टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारी जीडीपी को बड़ा करेगा, विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकारी नीतियां क्या क्या हैं इसके लिए, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस को भी मैंने जोड़ा है मेरे प्यारे बच्चों इसके साथ, ठीक है। फिर इसके बाद जीएस पेपर 3 आपके सामने औद्योगिक नीति में परिवर्तन, तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रखते हुए सेमीकंडक्टर मिशन जो शुरू किया है वह क्या है, औद्योगिक नीति में एक बड़ा चेंज है, तो यहां भी इससे प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है जीएस पेपर 2 आईआर में
भारत से संबंधित या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले बायलैटरल रिलेशन, तो जैसे टेक्नोलॉजी कैसे साइलेंट फैक्टर के रूप में काम करती है इंटरनेशनल रिलेशन में, चाइना, ग्लोबल सप्लाई चेन, जो बातें मैंने कही, ऑब्वियसली यहां पर भी उससे अगर डायरेक्ट प्रश्न नहीं भी आता है तो आप भारत चाइना पर लिखते समय चाइना की बढ़त का ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें ऐसे वगैरह। ठीक है, फिर इसके बाद सेम वही यूपीपीसीएस का सिलेबस है, आप देख सकते हैं स्टेट पीसीएस में। ठीक है, कुछ बच्चे पंजाब के मुझे भेज रहे हैं, बेटा थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि इतना हमारे पास छोटी टीम है और काम बहुत ज्यादा होता है, आप खुद ही देख सकते हैं रोज का कितना होता है। सेम यूपीपीसीएस और बिहार पीसीएस में अगर आप देख पाते हैं तो ऑब्वियस है भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, द रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो बिहार पीसीएस के लिए टॉपिक बहुत ज्यादा वैलिड हो जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिए, विजनरी डिसीजन, ये सारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक राष्ट्र के विकास, मैंने सब बता रखा है, बस आपको केवल एंजॉय करना। नैतिकता यानी तकनीकी नैतिकता। अब आइए देखिए, भारत में सेमीकंडक्टर का बढ़ता आयात और स्थानीय उत्पादन पर जोर। मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखिए कि यहां कहा गया है कि सेमीकंडक्टर जो इंपोर्ट है, सेमीकंडक्टर का जो इंपोर्ट है उस पर भारत की डिपेंडेंसी में भारी वृद्धि, यानी हम दूसरों पर निर्भर हैं। 2016 से अगर कंपेयर किया जाए 2025 का अभी तक का जितना भी समय है, तो यहां पर एक शब्द आता है जिसे कहते हैं मोनोलिथिक आईसी में 2000% की वृद्धि हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां यही कहा गया कि चूंकि सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजिकली यानी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में हम इसकी इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करें और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दे। और इसीलिए 2021 में मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था। लेकिन हमारे पास ऑब्वियस है कुछ समस्याएं, कुछ चैलेंज यहीं पर स्टार्ट में बता दिया गया कि बजटीय बाधाएं और धन के कम उपयोग। एक तो बजट जो है उसे सही ढंग से डिसबर्स नहीं किया जाता समय समय पर। डिसबर्स यानी संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंचाना जो सेमीकंडक्टर चिप्स पर काम कर रहे हैं। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, अगर 100 रुपया दिया गया तो वो 100 रुपया खर्च नहीं होता है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में, यानी इंप्लीमेंटेशन में पैरालिसिस है। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, है कि नहीं, इंप्लीमेंटेशन में क्या है बच्चों, ये इंप्लीमेंटेशन में पैरालिसिस है, याद रखिएगा क्या है, इंप्लीमेंटेशन में पैरालिसिस का उदाहरण है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद आता है सेमीकंडक्टर क्यों महत्वपूर्ण है। ऑब्वियस है, बताने की जरूरत नहीं। सेमीकंडक्टर आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हैं, यानी आधुनिक प्रौद्योगिकी की रीढ़ है। कैसे स्मार्टफोन जिसके बिना आप एआई का भी यूज नहीं कर सकते, कंप्यूटर्स ऑब्वियस है, मेडिकल डिवाइस यानी जितनी भी मेडिकल उपकरण होते हैं, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यानी जो भी रोबोटिक्स वगैरह या जो भी आप ऑटोमेशन इंडस्ट्री में लाने जा रहे हैं, इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। आप देख सकते हैं, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या बच्चों कि यह इंडस्ट्री 4.0 का बेस है। क्या ऐसा कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्या हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 का बेस है ये? और उस बेस में हमारी हालत कैसी है आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान में इन विषयों पर चर्चा ही नहीं, सारी चर्चा का आलम एक दो सिस्टम में हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो इन विषयों पर जानकारी रखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनका असर कम हो चुका है यूट्यूब वगैरह पर। जो अच्छी जानकारी, अच्छी डेप्थ रखते हैं, आप देखेंगे जो इन्फ्लुएंसर्स गाली गलौज वाले हैं, ट्रस्ट करिए, आज वो चैंपियन बने घूम रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं। और पैसों का तो उनके ऊपर अंबार लगा हुआ। आप जितने भी यूट्यूबर्स आप देखिए, या तो फेक या मिस इन्फॉर्मेशन, कुछ भी, किसी की आलोचना। और जबकि हमारे देश को ये नहीं, जैसे अगर आप कोई यूट्यूबर हैं, बहुत पॉपुलर हैं, तो आप अगर हमारी समस्या बता रहे हैं कि देश हम कहां खड़े हैं, तो आप केवल ये मत बताइए समस्या के, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आप सोल्यूशन पे काम कीजिए। आप उठा करके देख लीजिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े जो एंकर भी हैं, तो समस्या उठा करके सरकारों को रेलना स्टार्ट कर देते हैं। रेलना मतलब समझते हो कि भाई किसी एक पक्ष का पोषण करना स्टार्ट करते हैं, एक पक्ष को रेलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस रेलने के बाद आप क्या विकल्प दे रहे हैं? 1 घंटे का आपका सेशन है, 45 मिनट का आपका सेशन, आप क्या विकल्प दे रहे हैं? क्योंकि आपकी बातें लोग सुन रहे हैं। हमारे ऐसे लोग गहन जानकारी रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या है, स्वाभाविक रूप से नक्कार खाने में तूती की आवाज, यानी हमारी आवाज बिल्कुल नहीं पहुंचेगी।
तमाम रिजल्ट के बाद, तमाम हर चीज के बाद वो कुछ होता है, ईश्वर का अपना ग्रेस होता है वो। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप आज हमारे देश के सामने इस पर मीडिया में बैठ करके चर्चा होनी चाहिए, अच्छे लोगों को बुलाना चाहिए, जिसमें केवल विद्वान ना आए कि टेक्नोलॉजी का टेक्निकल पार्ट पढ़ा दें, उस टेक्नोलॉजी को गांव के हाशिए पर खड़े व्यक्ति के साथ जोड़ने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति। जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे कि यानी वो टेक्नोलॉजी का गांव का जो छोटका हुआ बच्चा है ना, उसको पता लगेगा अरे यार अगर एआई ना मिला तो हम क्या ही हो जाएंगे। लेकिन क्या ही का मतलब कि एआई आपकी जनरेशंस को कैसे इंपैक्ट करने वाला, उनको समझाना पड़ेगा। लेकिन वहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही और हम कहते हैं कि हमारी जनता सुनना नहीं चाहती। अरे सुनाओगे तो सुनेंगे, जाति और धर्म आप सुना रहे हैं तो जाति धर्म सुन रहे हैं, ये भी सुनाइए, ये भी सुनेंगे, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं। महाभोज उपन्यास की सत्यता कि कोई भी मुद्दा है वो राजनीति का विषय है। सत्ता पक्ष कहता है कि हम सत्ता में रहेंगे तभी इस मुद्दे का समाधान होगा, और विपक्ष सोचता है जब तक सत्ता में नहीं आएंगे तब तक इन सब समस्याओं का समाधान नहीं होगा, और इन्हीं दोनों की उधेड़ बुन में लोकतंत्र उधड़ चुका है, ऐसा मेरा अपना मानना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यानी इंडस्ट्रियल 4 में हम कहां पर खड़े हुए हैं। सेमीकंडक्टर नेशनल सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन पर कुछ देशों का कंट्रोल है, जैसे चाइना, जैसे ताइवान, जैसे साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ताइवान पर चाइना कंट्रोल कर ले, जैसा कि वो बार बार कहता, फिर हम कहां जाएंगे। चाइना और ताइवान मिलकर के पूरा का पूरा कंट्रोल सेमीकंडक्टर चिप्स पर करते हैं। अब ताइवान अच्छे सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है, चाइना थोड़े से खराब सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता, आप देख सकते। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि भारत क्या करना चाहता है, यानी सेमीकंडक्टर मिशन के तहत वो फैब बना रहा। फैब यानी फैक्ट्री समझिए, सेमीकंडक्टर निर्माण की फैक्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री जो है सेमीकंडक्टर, उसे हम फैब बोलते हैं। और टेस्टिंग भी कर रहा है, पैकेजिंग भी कर रहा है। तो भारत यानी अब काम कर रहा है इस प्रकार के चिप्स को बनाने पर। और अर्धचालक पर वो काम क्यों कर रहा है? बिकॉज वो महत्वपूर्ण है, नेशनल सिक्योरिटी, इंडियन इकोनॉमी, इनफैक्ट समावेशी विकास की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आता है मेरे प्यारे बच्चों कुछ समझने वाली बातें जो प्रीलिम्स के लिए, यहां तक का मुद्दा आप शायद अच्छे से समझ गए, थोड़ा प्रीलिम्स का गेम खेला जाए। सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, यानी सेमीकंडक्टर चिप्स का महत्व और प्रकार। अब आप देख सकते हैं, यानी मोनोलिथिक आईसीएस, ठीक है, फिर इसके बाद मेमोरी चिप्स, फिर एम्पलीफायर्स। ये 3 चीज हैं आप देख सकते हैं जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है सेमीकंडक्टर चिप्स में। 3 कैटेगरी है मोनोलिथ आईसी। अब आप कहेंगे सर ये मोनोलिथ आईसी क्या है, पहले इसको एक बार समझा दूं, देन आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देख सकते हैं यहां पर मोनोलिथ आईसी, ठीक है, जरा इसको देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, आप देख सकते हो सारी चीजें जुड़ी हुई ना, ये देखो आप, ये देखो इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसमें सभी कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं, जिसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, ठीक है, रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, या एक ही सेमीकंडक्टर मटेरियल आमतौर पर सिलिकॉन के एक टुकड़े से निर्मित होते हैं। यानी सिलिकॉन के एक ही टुकड़े से यह पूरा मोनोलिथ आईसी बनता है। मोनोलिथ का अर्थ है एक ही पत्थर, यानी सिंगल स्टोन, एक सांकेतिक शब्द जो यह दर्शाता है कि सभी भाग एक ही चिप पर जुड़े हुए होते हैं। सभी भाग एक ही चिप पर जुड़े हुए होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यह भाग कंप्यूटर के सीपीयू में, स्मार्टफोन में, ऑटोमोबाइल में, चिकित्सा उपकरण और औद्योगिक स्वचालन में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में उपयोग होते हैं। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। तो मोनोलिथिक आईसीएस क्या है? यानी ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें सभी कंपोनेंट, आप ऐसा कह सकते हैं, सिलिकॉन के एक टुकड़े पर निर्मित होते हैं। अब अगर आपको यह चिप चाहिए तो आपको सिलिकॉन चाहिए, और स्वाभाविक है आप उसका इंपोर्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसी को ये देखिए, ये है सिलिकॉन चिप, ठीक है।
तो एक बार फिर बताएं, समझ में आया कि नहीं? मोनोलिथ आईसीएस ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जिनमें सभी कंपोनेंट, मोनोलिथ के जितने भी हैं जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, कैपेसिटर, ये सब एक ही सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसे हम सिलिकॉन कहते हैं उसके एक टुकड़े पर निर्मित होते हैं। यानी नाम ही है एक ही पत्थर, सिंगल स्टोन। यानी सभी भाग एक ही चिप पर जुड़े होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट की तरह नहीं। आप देख सकते हैं इसमें भी आपको यही चीज दिखाई देगी। ये है सेमीकंडक्टर चिप्स, आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग आपको बताने की जरूरत नहीं कहां कहां होता है। अब अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इन सभी चीजों में पीछे हो गए कि नहीं? करेज टू एक्सेप्ट, कितनी जरूरत है हमारे देश में एक अच्छे मीडिया की जो इन सब विषयों पर चर्चा करे। ठीक है बच्चों, अब इसका बहुत डीप भी है, उतना डीप में भी फिलहाल जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं उतना डीप पूछेगा, लेकिन पूछ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब आप देख सकते हैं इसका आयात कैसे कैसे बढ़ा है। ठीक है, या कहिए थोड़ा डीप में इसमें चल दिया जाए, चूंकि में भी कुछ इसमें और भी चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसके जो है की फीचर्स एक बार आप देख लीजिए। की फीचर्स यानी मुख्य विशेषताएं। अब फैब्रिकेशन या इनका निर्माण, एक मिनट लिख लीजिएगा, फैब्रिकेशन या इनका निर्माण मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कैसे किया जाता है? तो ये एमआईसी कैसे बनते हैं ये आपसे पूछ सकता है। तो एक शब्द होता है फोटो लिथोग्राफी, इसको आप फोटोलिथोग्राफी, और केमिकल एचिंग, केमिकल एचिंग जिसे रासायनिक नक्काशी कहते हैं। नक्काशी नहीं जैसे आपने कोई इमारत वगैरह देखी हो, जैसी तकनीकों से सिलिकॉन वेफर पर ये बनाए जाते हैं। किस पर बनाए जाते हैं? सिलिकॉन वेफर। तो प्रीलिम्स में पूछ लेगा एमआईसी किस पर बनाए जाते हैं? सिलिकॉन वेफर पर बनाए जाते हैं। कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है? फोटोलिथोग्राफी, सुन लीजिए बस, और केमिकल एचिंग या रासायनिक नक्काशी। इन दोनों तकनीकों से ये सिलिकॉन वेफर पर बनाए जाते हैं। बस इतना ही प्रीलिम्स में ध्यान रहेगा, इतने से आप कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आप ध्यान रखिएगा, और कहां कहां इसका उपयोग होता है मैंने बता दिया। अब आता है इसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ एमआईसीएस यानी मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड चिप्स। तो पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल, डिजिटल आईसीएस यानी इंटीग्रेटेड चिप्स, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, जैसे मेमोरी चिप्स जिसमें आप सारी मेमोरी वगैरह स्टोर करते हैं, नहीं, मेमोरी चिप्स जैसे रैम, रोम, आपने पढ़ा है इसमें, बहुत इजी, ठीक है ना? इस प्रकार की चीजें जो डिजिटली इस्तेमाल। दूसरा इसका टाइप होता है जिसे हम कहते हैं एनालॉग। इसको आप बस ऐसे ही याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है एनालॉग, ठीक है ना? ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, बस नाम केवल याद रखिएगा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछेगा जो मैं बोल दे रहा हूं। बस मिक्स्ड सिग्नल आईसीएस, बस इसका नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये जो मिक्स्ड वाले हैं ये इन दोनों को मिलाते हैं, यानी किसको किसको? एनालॉग और डिजिटल, इन दोनों को ये मिला देते हैं ये वाले, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, जैसे स्मार्टफोन और कम्युनिकेशन डिवाइसेस में ये हम देखते हैं, तो इन दोनों को ये मिला देते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसका उपयोग कहां होता है, यूजेस क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंज्यूमर के इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी में, आप सबको पता है, ऑटोमोबाइल जैसे इंजन कंट्रोल यूनिट्स में और सेफ्टी सिस्टम में, मेडिकल डिवाइसेस जैसे पेस मेकर में, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जैसे सेंसर, जैसे कंट्रोलर, जैसे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर एक आध एग्जांपल से बता दीजिए, तो हम एग्जांपल से आपको यही बताएंगे कि भाई जैसे आईफोन आजकल एक कल्चर बन चुका है। आईफोन में ए सीरीज
चिप्स और एंड्रॉयड डिवाइसों में मेरे प्यारे बच्चों स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, ये दोनों एडवांस मोनोलिथिक आईसीएस के उदाहरण हैं। आईफोन में ए सीरीज चिप्स, ए फॉर एप्पल, और एंड्रॉयड में क्या है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स। ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों एडवांस मोनोलिथ आईसीएस के उदाहरण। ठीक है, तो बस इसको बताने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है कि भारत के सेमीकंडक्टर मिशन पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, जो आप पढ़ रहे हैं मोनोलिथिक आईसीएस। अब चूंकि हम इंपोर्ट पर डिपेंड हैं, 2000% की वृद्धि हुई है, तो स्वाभाविक है यह हमारे रेवेन्यू पर बड़ा प्रेशर डाल रहा है, जो मैंने आपको बताया। इसलिए जो सेमीकॉन 1.0 है, जो सेमीकंडक्टर इंफ्रा पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया, और अभी जो 2024 में सेमीकॉन 2.0 की बात की गई, जो 3 से 4 महीने में फ्लोर पे आ जाएगा, तो इनके द्वारा डोमेस्टिकली एमआईसी को, यानी मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आई होप आप समझ गए हैं। ठीक है, अब स्वाभाविक है, मैंने आपको जो बातें बताई थी एडिटोरियल के आरंभ में कि भाई इसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, तो जैसे इंपोर्ट बिल कहा जाता है कि अगर हम ये बना लेंगे एमआईसी, तो जीडीपी में 1% तक हम ग्रोथ दर्ज कर लेंगे, चूंकि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। तेल हम मंगा ही रहेंगे, हम ये भी मंगा रहे हैं, तो इंपोर्ट बिल का संकट, रोजगार भी बढ़ेगा। यानी अगर हम एमआईसी वगैरह मर या सेमीकंडक्टर चिप्स की का जो पूरा इंफ्रा उस पर काम करते हैं, तो 1 लाख से ज्यादा एडवांस नौकरियां हम सृजित कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यही तो आपसे पूछा गया था 2019 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, रोजगार खाएगा, या अगर रीस्किल अप स्किल किया जाए तो रोजगार लाएगा। आने वाले समय में इन सब विषयों पर जब भी आप प्रश्न लिखेंगे, तो नई नौकरियां कहां से आएंगी। जैसे आपसे 2014 में पूछा था, यद्यपि हम जनसांख्यिकीय लाभांश को यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड को बहुत शान से प्रदर्शित करते हैं, पर उसी समय काल में एम्प्लॉयबिलिटी का जो रेट है उसको भूल जाते हैं। फिर लिखा था, भारत को जिन जॉबों की बेसब्री से दरकार, वो कहां से आएंगी। तो जिन जॉबों की, अगर वही क्वेश्चन आ जाता है कि भारत को किन एरियाज में जॉब को सर्च करना चाहिए, चूंकि इंडिया में स्वाभाविक है जॉबलेस ग्रोथ और जॉब लॉस ग्रोथ दोनों की स्थिति है, दोनों में आप लोगों को समझा चुका हूं। ऐसे में आप लिखेंगे सेमीकंडक्टर में अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं, तो स्वाभाविक 1 लाख से अधिक नौकरियां आ रही, तो रोजगार कहां से आएगा, यहां से आएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद स्वाभाविक है, जैसे हम इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, स्मार्ट डिवाइसेस में भी, तो अगर हम एमआईसी में इंडिपेंडेंट होंगे, तो इन क्षेत्रों में भी तो तेजी से विकास यानी रैपिड ग्रोथ की तरफ हम बढ़ेंगे। और इनफैक्ट 2047 तक यह डेवलप्ड कंट्री बनने में भी हमारी मदद करेगा। ठीक है, इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को भी ताकत मिलेगी। ठीक है, और डिजिटल इंडिया प्लस इंडस्ट्री 4.0 को सशक्त बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है मेरे प्यारे बच्चों। यानी सिंपल है, मैंने इसको इतना विस्तार से इसलिए आपको बताया कि ये जो एमआईसी हैं, ये एमआईसी हमारी मदद करेंगे। मोनोलिथिक आईसीएस मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये फाउंडेशन है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का। क्या है? मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स यानी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये बेस है। और भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में मेरे प्यारे बच्चों, अगर लोकल प्रोडक्शन एमआईसी का किया जाए और डिजाइन कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए, तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, इंपोर्ट बिल कम होगा, जीडीपी बढ़ेगा, रोजगार आएगा, और 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन बनेंगे। आई होप बहुत शानदार ढंग से आपको यह समझ में आ गया है। एक बार सब कमेंट कर दें। अब दूसरा आता है मेमोरी चिप्स, यह भी इसका एक हिस्सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं मेमोरी चिप्स में, इंग्लिश में इसको आप देखिएगा नहीं तो ठीक है। टाइप्स इसके क्या अब आता है, मेमोरी चिप्स। इसमें क्या आता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, जरा देखिएगा अब, ठीक है ना, और वोलाटाइल मेमोरी दो होते हैं। और इसका इंपोर्ट आप देख सकते हैं, बाप रे बाप,
और ज्यादा 4500% बढ़ गया है। ये तो और चिंता की बात है मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखिएगा, आप देखिए जरा, यानी कि MIC से ज्यादा इसकी ग्रोथ हो गई। अब आप कहेंगे सर ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? मेरे बच्चों ऐसी मेमोरी होती है, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं और बिजली चली जाए, तो ऐसी मेमोरी होती है, तो सुनील अभिव्यक्ति पढ़ा रहे, बिजली चली जाए तो बिजली बंद होने के बाद भी जो मैंने पढ़ाया ये सब डेटा क्या करे, सुरक्षित रखती है। आप सबको पता है, यानी लंबे समय तक डेटा का स्टोर करने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे आप नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव या फ्लैश ड्राइव, आप सबको पता है। फिर यहां पर एक और शब्द आ रहा है, हम इसका भी इंपोर्ट खूब कर रहे हैं, NAND फ्लैश का, और इसमें SSD पेन ड्राइव का जिक्र किया गया। NAND फ्लैश ये क्या है? यह उसी का एक टाइप है बेटा, उसी यानी किसका, ये जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ना, उसी का एक टाइप है। ठीक है, क्लियर है? जो सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD एक, पेन ड्राइव दो, मेमोरी कार्ड तीन, इनमें प्रयोग की जाती है। यह डेटा को इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में स्टोर करती है और इससे आप इसे मिटा भी सकते हैं या फिर से भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये नाम कैसे पड़ा? NAND यानी नॉट एंड लॉजिक गेट पर बेस है, जो इसकी डेटा स्टोरेज विधि को दर्शाता है, यानी डेटा स्टोरेज विधि के कारण इसका नाम यह दिया गया, आप इतना जान सके। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा, ठीक है, क्लियर बेटा? अब हम इस पर आयात कर रहे हैं, तो क्या क्या समस्या है, वही जो MIC में सारी समस्या, वही समस्या इसके साथ भी है। आई थिंक आप पूरी की पूरी समस्या वही वाली आप दिखा देंगे, और अगर इसको हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे सेमिकॉन 1 और 2 के द्वारा, तो स्वाभाविक रूप से हम क्या क्या, वही GDP, वही रोजगार, वही विकसित भारत। कैसा लगा? अब आता है एक यहां पर लिखा हो वोलेटाइल मेमोरी। ऐसी मेमोरी होती है जो बिजली बंद होते ही सारा डेटा मिटा देती है, टेम्पररी मेमोरी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं? रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? तो आप ये देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है अगली चीज आपके पास आती है, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, एम्पलीफायर। अब आप देखिए इसका भी इंपोर्ट, अरे बाप रे, 4800%, 4800%। तो एम्पलीफायर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप सबको पता है, जो वीक सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है, या हम कहें उसकी क्षमता है, उसको और मजबूत करता है, वीक सिग्नल को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? यानी जैसे आपने म्यूजिक सिस्टम में देखा होगा कि म्यूजिक सिस्टम में एम्पलीफायर कमजोर ऑडियो सिग्नल को बढ़ाकर लाउड स्पीकर तक पहुंचाता है, याद रखिएगा। आप सबको एम्पलीफायर पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। तो ये हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, ये वही स्वप्न जो हमें सोने नहीं दे रहे। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया, बताने की जरूरत है इसमें अब और कुछ भी? एक बार मुझे बताएं, क्या इसमें अब और कुछ बताने की आवश्यकता है? सच्ची सच्ची बताना, सारा मुद्दा क्लियर हो गया है कि नहीं क्लियर हो गया? एक बार मुझे आप सब बताएं। ठीक है, काफी कुछ बता दिया, और बाकी प्रीलिम्स के लिए जो अपना प्रीलिम्साथॉन और आधारशिला चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी कल सुबह स्टार्ट होने जा रही है। ये सारा आपको सुबह सुबह 7 बजे इसके अंदर घुस घुस के कंटेंट मिलेगा, समझा दिया, वो पढ़ेंगे आप, फिर ग्रुप में उठा उठा करके पूछेंगे। इस बार बेटा बस प्रीलिम्स किसी तरह से निकाल के दो, रगड़ के रख देंगे। ठीक है, फिर आता है इंडिया राइजिंग सेमीकंडक्टर इंपोर्ट। कल सुबह 7 बजे, यानी सबको रहना, ईच एंड एवरी वन। आज हमने गूगल मीट कर ली, चूंकि आप सबको पता है कि क्लास पता नहीं कैसे आदित्य सर ने लगाई थी, बट मेरा दिमाग, मतलब वो दिख नहीं रही थी, विजुअल नहीं थी, वो भूल गए थे विजुअल करना। तो कल सुबह 7 बजे, और तब भी आज सब बच्चे थे, तो कल तो समझिएगा तहलका ही है, क्योंकि एनवायरमेंट भी दे रहा हूं, करंट अफेयर्स का एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स के अब ये सारे मुद्दे, यही टॉपिक आप कल जब पढ़ेंगे तो आपका दिल और गार्डन गार्डन होगा। ठीक है,
ठीक है, अरे बेटा कई बारी पढ़ोगे तो आएगा भी, चिंता नहीं। भारत का बढ़ता सेमीकंडक्टर आयात, तो अब पूरा ट्रेंड बताया गया, इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं। आयात में तेजी से वृद्धि, वही सारी बातें यानी परसेंटेज के रूप में बताई गई जो पीछे, ठीक है, आपको दी गई। अब आता है कौन हमें दे रहा है, आप देख सकते हो। तो आप मेजर सप्लायर चाइना, किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1/3, 3 में से एक हम सेमीकंडक्टर इंपोर्ट यहां से करें, बाकी हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और जापान से। और इसमें कहा गया यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन चल रहा है, जियो पॉलिटिकल रिस्क, जो भी युद्ध वगैरह की स्थिति है इन ताइवान, अरे भाई बिल्कुल चाइना कह रहा हम लपेट लेंगे इसको, और अमेरिका कह रहा अगर चाइना ने लपेटा तो हम चाइना को लपेटने वहां पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए यह आवश्यक बना देता है कि वह अपनी जो डिपेंडेंस चाइना पे उसको रिड्यूस करे। तो क्यों चाइना पर हम अपनी जो डिपेंडेंस उसको रिड्यूस करें, आई होप कि आप समझ गए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ताइवान को लेकर के इश्यू बनता है तो चाइना का और बड़ा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब ये सारे चार्ट आप, वही जो हमने आपको पढ़ाया, द चार्ट शोज द शेयर ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स इन इंडिया टोटल इंपोर्ट फिगर इन परसेंटेज। बाप रे बाप, सेमीकंडक्टर चिप्स का जो इंपोर्ट है भारत के कुल इंपोर्ट में, आप देखिए, बाप रे बाप, मोनोलिथिक आईसीएस, और वो भी जो मेमोरी वाला था, वोलाटाइल और नॉन, फिर एम्पलीफायर्स, आप जरा देख सकते हैं, यानी जबरदस्त रूप से वृद्धि हो रही। और ये विभिन्न देशों में किससे किससे हम कितना मंगा रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। अब आता है सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम, यानी सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता के लिए भारत की रणनीति, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से काफी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। वही चीज यहां पर मेंशन है मेरे प्यारे बच्चों। तो सेमीकॉन यानी मुख्य उद्देश्य घरेलू सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण, यानी इकोसिस्टम को बनाना, बताने की आवश्यकता है। क्लियर बच्चों। और क्या कह रहा है कि भारत इसमें क्या कुछ काम कर रहा है, हाँ भाई बिल्कुल कर रहा है। टाटा का एक बन रहा है मोरीगांव असम में, तो इसको प्रीलिम्स के लिए भी याद रख लीजिएगा। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी। गुजरात में धोलेरा सेमीकंडक्टर फैब ताइवान के सपोर्ट से बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। अन्य परियोजनाओं में वेदांता फॉक्सकॉन और आईएसएमसी एनालॉग फैब शामिल है। एनालॉग फैब, एनालॉग वाला जो आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बट चुनौतियां क्या है, बजट आवंटन बनाम व्यय, यानी पैसा तो हम दे रहे हैं लेकिन हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यानी नीति के क्रियान्वयन में चैलेंज है, जिसके कारण से हमारी जीडीपी कमजोर होती है। ऐसा यूपीएससी ने प्रश्न के रूप में भी पूछा हुआ है, याद रखेगा। तो ये डेटा आपको यहां देख लेना है। तो पहली समस्या। दूसरा है कि हमारे पास, हम एडवांस चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में हमारी कैपेसिटी कम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो दूसरा चैलेंज आपके पास हो गया। तीसरा, कैपिटल चाहिए। चीन, ताइवान और अमेरिका के कंपेयर में भारत के पास कैपिटल की कमी है, देख सकते हैं। और जो कैपिटल है भी उसका भी इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वैश्विक तुलना भारत के लिए सबक, तो अब वो ताइवान के बारे में किया कि ताइवान एक ग्लोबल लीडर है। 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर का कंट्रोल इसके पास है। गवर्नमेंट कैसे उसने किया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, आरएनडी पर खूब पैसा खर्च किया, इंडस्ट्री एकेडमिक सहयोग के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया गया। तो भारत को भी यही रणनीति अपनानी चाहिए, यानी भारत सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बने। इस पर अगर आपको लिखना हो तो आप कहेंगे भैया ताइवान का मॉडल ले लो, चीन का मॉडल ले लो, यूएस चिप्स एंड साइंस एक्ट की तरह भी कोई इंडिया चिप्स एंड साइंस एक्ट लेकर के आओ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो चीन का सेमीकंडक्टर पर जोर जो है, इसको आप, हिंदुस्तान भी वही सेम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो ताइवान में, सेम वही हर जगह है। यूएस ने भी बनाया है, बहुत बड़ा फंड दिया है आरएनडी के लिए, किस पे, सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां वही कहा गया भारत का सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को इसी प्रकार के मॉडल से जो ताइवान का है,
जो चाइना का, जो यूएस का, उसी मॉडल पर हम बड़ा कर सकते हैं। तो यही है कि भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वह एक सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? क्लियर है? लेकिन इसके लिए क्या करें भाई? अकेले अगर सक्षम नहीं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देख सकते हैं, यानी सरकार और निजी क्षेत्र आकर के मिले, जिसमें ग्लोबली जो लीडर्स हैं चिप्स बनाने में, जैसे टीएसएमसी, इंटेल, सैमसंग, इनके साथ भारत सरकार उनको ऑफर दे, उनको बहुत से इंसेंटिव्स दे, जिससे वो हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान के साथ पार्टनरशिप करें। ठीक है, ये सारी बातें। फिर इसके बाद हम क्या करें? मेच्योर टेक्नोलॉजीज पर और अच्छे रिसर्चर्स तैयार करें, सप्लाई चेन को और मजबूत करें, आरएनडी और स्किल पर हम काम करें, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करें विभिन्न देशों के साथ। देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को जैसे मजबूत करें तो स्वाभाविक रूप से जैसे क्वाड के माध्यम से भारत, इसमें जितने भी देश हैं आपस में एक इकोसिस्टम, एक ग्लोबल सप्लाई चेन क्वाड का भी हो सेमीकंडक्टर को लेकर के, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी सीधा उदाहरण हो गया। सेमीकंडक्टर के जितने भी स्टार्टअप है उनको भारत प्रोत्साहित करे। प्रोत्साहित कैसे करेगा कि भाई उनको टैक्स में छूट दो, उनको ढेर सारे इंसेंटिव दो, जैसे पीएलआई स्कीम है, सिंपल सी बात है। तो भारत को क्या करना होगा? वही जो समस्या उसको उलटना होगा। तो रेवेन्यू बढ़ाओ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करो, यानी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां चिप्स में अच्छा काम कर रही, सेमीकंडक्टर के क्लस्टर बनाइए, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आरएनडी को बढ़ावा दीजिए। और इसके अलावा हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो कुछ ही देशों पर डिपेंड ना रहे, कई देशों के साथ हम एक अपना ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क बनाएं, जिससे कहीं से भी अगर दबाव बने तो यह महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजी है, जो नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, हम उसमें पीछे ना रह जाएं, यानी हमारे सामने कोई कंसर्न उत्पन्न ना हो। एंड देन कंक्लूजन, तो कंक्लूजन आप देख सकते हैं, सारी चीजें यहां पर बनी है कि भारत का, जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि सेमीकंडक्टर आयात तेजी से बढ़ा है, और ऐसे में इस एडिटोरियल में जो चर्चा की गई बिल्कुल वैलिड, बिल्कुल वैध चर्चा है कि हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सेमीकॉन 1.0, 2.0 हमारे सामने आप देख सकते हैं। बट समस्या वही है कि बजट जो दिया जा रहा है वो पैसा भी हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश में वर्कफोर्स की भी समस्या है, कैपिटल की भी समस्या है। तो इन सबको हमें दूर करना है। कैसे? मैंने आपको बताया है। आई होप आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को अब और अच्छे से समझ गए। एक बार मुझे बताएं बच्चे, अब अगर समझ गए तो इनोवेटिव इनपुट बाय सुनील अभिव्यक्ति जो मैं अपनी तरफ से रखता हूं, तो सेमीकॉन 1.0 एंड 2.0 के बारे में फिर से मैंने कंटेंट दे दिया, चूंकि जिससे आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए। इसको लॉन्च कब किया गया था? दिसंबर 2021। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो इंफ्रा डेवलप करना, इसको पैसा कितना दिया, इसकी अचीवमेंट क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, आप देख सकते हैं सेमीकॉन 1. ठीक है बच्चे? ओके, अब इसी प्रकार से, यानी कब लॉन्च किया गया, क्या क्या है आपके सामने, ये सारी चीजें हैं। मतलब लक्ष्य क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में डेवलप करना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो दोनों का, सेमीकंडक्टर 1 का भी, 2 का भी। ठीक है, फिर इसके बाद 2.0 सितंबर 2024 में अनाउंस हुआ। प्लान है कि दिसंबर 24 या जनवरी 25, या और भी, अब तो 25 निकल गया, 2-3 महीने और लग जाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने, पहले का ये प्लान यही था, लेकिन मिनिस्टर महोदय का मैंने स्टेटमेंट कराया था, उन्होंने कहा था 3-4 महीने लगेगा। तो इसमें भी स्वाभाविक रूप से किस किस चीज पर फोकस है? तो वही असेंबलिंग, पैकेजिंग, यानी चिप्स को हम बनाएंगे, उसका इंफ्रा डेवलप करेंगे। फिर यहां पर सेमीकॉन 1.0 और 2.0 का वर्तमान परिदृश्य से संबंध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान परिदृश्य का मतलब ये हो गया कि यानी जो एडिटोरियल है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर हम सेमीकॉन 1 और 2 को बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे तो हम इंफ्रा बना ले जाएंगे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इसकी होने लगेगी, स्वाभाविक इंपोर्ट बिल भी हमारा कम होगा, जीडीपी बढ़ेगी, एंड सो ऑन वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, याद रखेगा। कंक्लूजन के, सेमीकॉन इंडिया आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें ले जाएगा, ऐसा इस पॉइंट पर हमने कंक्लूड किया है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की क्या क्या जो टैक्टिक्स रही है इसको सपोर्ट करने की, तो डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन डीएलआई योजना, घरेलू चिप डिजाइन के लिए पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं।
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 आप देख सकते हैं, सेमीकंडक्टर को डिजाइन करने को केंद्र में रख करके यह शुरू की गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप, इसके अलावा हम यूएस चिप्स एक्ट के तहत अमेरिका के साथ भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है एक कंफ्यूजन आपको ना हो कि सेमिकॉन इंडिया 1 और 2 क्या भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है? जी हां, उसी का हिस्सा है। ठीक है, कैसे है? तो सेमीकंडक्टर मिशन ये लॉन्च हुआ है, उसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। सेमिकॉन इंडिया 1 और 2 मेरे प्यारे बच्चों उसी के लिए है, यानी जिससे कि हम उस मिशन को पूरा कर पाए। ठीक है, तो ये भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम एवं संबंधित योजनाएं आप देख सकते हैं। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम यानी स्कीम, इनिशिएटिव, लॉन्च ईयर, ऑब्जेक्टिव, की फीचर्स, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, टारगेट बेनिफिशियरीज, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत बढ़िया से बना दिया है। तो सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम 2021, ऑब्जेक्टिव क्या, की फीचर्स क्या, इंप्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर फैब 2021 में हम लेकर के आते हैं, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव डीएलआई जिसका जिक्र किया गया था, आप देख सकते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड पीएलआई फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं। मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2020, चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम C2S, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आप देख सकते हो। ठीक है, अब वही चीज, योजना, पहल, लॉन्च वर्ष, उद्देश्य, प्रमुख विशेषताएं, क्रियान्वयन कौन कर रहा है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा बॉक्स आइटम मैंने दे दिया है। आप लोग स्वयं बताएं, क्या सेमीकंडक्टर पर अब कोई भी डाउट आपको रह रहा है? जो हल्का फुल्का प्रीलिम्स के लिए और टेक्निकल हो सकता है वो सुबह आपके सामने आएगा। और स्वाभाविक है, किसी मॉडल क्वेश्चन में आते हैं सेमीकंडक्टर आयात पर बढ़ती निर्भरता को कम करने और सेमीकंडक्टर विनिर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेमिकॉन इंडिया 1.0, 2.0 के तहत क्या रणनीति अपनाई गई? What are the strategies under Semicon India 1.0 and 2.0 to reduce the growing dependence on semiconductor imports and make India self-reliant in semiconductor manufacturing? उनके कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करें, एनालाइज द की चैलेंजेस इन देयर इंप्लीमेंटेशन। साथ ही भारत के सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार, औद्योगिक संरचना और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य पर इन पहलों के प्रभाव पर चर्चा करें। Also discuss the impact of these initiatives on India's GDP, employment, industrial structure and the goal of becoming a developed nation by 2047. तो अब ये प्रश्न बिहार पीसीएस वाले जो बच्चे हैं या यूपी पीसीएस वाले जिनका मेंस अभी होने वाला है, बाकी आईएएस वाले तो पढ़ ही रहे हैं, तो बहुत बढ़िया से इंट्रोडक्शन, सेमिकॉन इंडिया 1.0 आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सेमिकॉन इंडिया यानी 1. इंफ्रा के लिए था, ये हमारी क्षमता को बढ़ाने के लिए। सेमिकॉन इंडिया 2.0 ये एक माइन्यूट सा अंतर जो मैंने आंसर में दे दिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। स्ट्रेटजीज, चैलेंजेस, ठीक है, ये सारी चीजें। इंपैक्ट ऑफ सेमिकॉन इंडिया ऑन जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, ये आपको पहले ही दे चुका हूं। कंक्लूजन, द रोड टू सेल्फ रिलायंट इंडिया आप देख सकते हैं, और फिर वही आंसर हिंदी में बढ़िया दबा करके इसको लिखिए। और फिर देखिए प्रीलिम्साथॉन यानी प्रीलिम्स के क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इंपोर्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन इनिशिएटिव। आप देखिए, आपको अच्छे से पता है कि प्रीलिम्स में आएगा ही आएगा। तो भारत के सेमीकंडक्टर आयात और घरेलू उत्पादन पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देख सकते हैं, इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट पर एक क्वेश्चन बना दिया गया, इस पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है जिसकी चर्चा मैं कर ही चुका हूं, वो भी आपसे पूछा गया सेमीकंडक्टर्स को लेकर के। फिर एक्सप्लेनेशन, आंसर बहुत बढ़िया से तैयार किया गया है और कोई इश्यू आपका यहां रह नहीं जाएगा। अब इस टॉपिक के बाद थोड़ी सी जानकारी आपको देना महत्वपूर्ण है, और वो जानकारी क्या है जरा एक बार के लिए यहां पर चर्चा कर लिया जाए। वो जानकारी ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो भी यूपी पीसीएस 2025 का प्लान कर रहे हैं, आप विश्वास रखें, एक बहुत बड़ा मौका है। अच्छी सीटें आ रही यूपी पीसीएस के अंदर भी, पिछली बार भी लगभग 1000 सीट आई 24 में, इसमें भी सब कह रहे हैं इतनी ही आएंगी। तो अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से कहूंगा, आप लोग इसको सपोर्ट करें ना करें वो आपकी अपनी मर्जी, लेकिन डिसिप्लिन गुरु बिना कोच के आता नहीं।
चाहे मैं हूं, यानी मुझे कसरत भी करना तो कोच के बिना नहीं हो पाती है। तो एक मोनोटोनस एटमॉस्फेयर होता है जब हम पढ़ते और खासकर ऑनलाइन में और हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं 2025 की, जिसका एग्जाम अक्टूबर में होगा, तो आप कहीं पर भी एक बार कंपेयर करिएगा कि क्या प्री और मेंस की तैयारी, क्योंकि ये मेरा पहला बैच होगा, कहीं पर भी प्री और मेंस की तैयारी बिल्कुल सेपरेट कराई जा रही है, आप देख सकते हैं। यानी हमने प्रीलिम्स, और ये तो केवल एक स्ट्रक्चर है, 15 क्लास, 30 क्लास, 20 क्लास, जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं, यानी रिजल्ट नहीं, जैसे आप यूपीएससी में तैयारी करा रहा हूं ना, आप स्वयं सोचिए कि यूपीएससी में किस लेवल की तैयारी चल रही है, सेम उसी लेवल की तैयारी यहां पर भी होगी। क्योंकि स्वाभाविक है, मैं अगर इस मार्केट में टिकूंगा तो एक ही चीज है, वो है रिजल्ट, अदरवाइज मैं बाहर हो जाऊंगा। तो इसलिए इन सब बैचेस में आना आपके लिए समझिए वरदान की तरह होगा, क्योंकि ये सब मैं रिजल्ट पर ही इस समय काम कर रहा हूं। तो प्रीलिम्स को हम अलग फोकस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ, और प्रीलिम्स में जैसे प्रीलिम्साथॉन टेस्ट सीरीज आईएएस के लिए थी, वैसे सेम प्रीलिम्साथॉन टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस के लिए भी होगी। फिर इसके बाद मेंस की क्लासेस बिल्कुल अलग, यानी सभी, चाहे पेपर 4 हो, एसे हो, 1 2 3 4 हो, यानी ये पूरा डिटेल से। तो आप सब इसका हिस्सा जरूर बने अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है, और होनी चाहिए। बाद में प्री निकलने के बाद आप किसी की मेंटरशिप में आते हैं, फिर एक समस्या, आप खुद ही उलझे हुए होते हैं, 2-3 महीने में क्या सुलझाएगा आपको। अगर आप एक लंबे समय से साथ में हैं, और खासकर मेरे ऐसे व्यक्ति के जिसके की पर्सनल नंबर के साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं, जैसा कि आईएएस का आप देख सकते हैं, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप, हमारे पास अच्छी टीम है, मेन से स्वाभाविक रूप से मैक्सिमम मैं ही कराता हूं, तो आपको और भी कोई इश्यू नहीं आएगा। बाकी जो बच्चे सामान्य यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ये पूरा हमारा प्रोग्राम जो लगातार चल रहा है, एसे राइटिंग, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स है हमारे पास। आप चाहे यूपीएससी करें और चाहे बिहार पीसीएस, बीपीएससी के जितने भी बच्चे हैं 71 के लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, और जो 2025 के यूपी पीसीएस वाले हैं वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी आईएएस और स्टेट पीसीएस दोनों को कनेक्ट करूंगा, और इसमें कोई भी स्टेट पीसीएस का बच्चा होगा, अगर वो कहेगा कि सर ये देखिए उत्तराखंड का, या ये गुजरात का, पंजाब का 5 ऐसे ऐसे आया, वो भी कराऊंगा। यानी ये कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे होगा हर एक एग्जाम का। तो आप सब आएंगे, स्वाभाविक रूप से इसमें जुड़ेंगे। फिर हमारा जीएस फाउंडेशन कोर्स है, यानी आप कंप्लीट जीएस की तैयारी यूपीएससी की और स्टेट पीसीएस की हमारे साथ, फिर ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री आप हमारे साथ, यानी ये मैं ही पढ़ाता हूं। ऑप्शनल बहुत से हैं, जैसे पीएसआईआर की मेंटरशिप मैं दे रहा हूं, जैसे मैं ज्योग्राफी की मेंटरशिप दे रहा हूं, जैसे मैं एग्रीकल्चर की भी मेंटरशिप दे रहा हूं, याद रखिएगा। अभी फिलहाल 3 की मेंटरशिप मैं दे रहा हूं, बाकी जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे देता जाऊंगा। द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल आप यहां पढ़ ही रहे हैं, यानी पेड क्लास में। और टेस्टा मेंस टेस्ट सीरीज, ये मेरी मेंस की, याद रखिएगा, ये 26 मई से ये आपको मिलने लग जाएगी। जैसे प्रीलिम्साथॉन प्रीलिम्स के लिए, वैसे टेस्टा मेंस मेंस के लिए है। यूपी पीसीएस और बिहार का मैंने कराया है, अब जो है स्वाभाविक है यूपीएससी की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा लर्निंग ऐप, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे है, और ये फोन नंबर है जिस पर कॉल करके बच्चे जुड़ सकते हैं हमारी टीम के साथ। ठीक रहेगा बच्चों? तो अब मुझे बताओ कैसा लगा टॉपिक बच्चों, पहला टॉपिक कैसा लगा? अरे बाप रे प्रतिष्ठा में, एक मिनट भाई 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 भाई, सी सेट पूरा सी सेट पढ़ाया जाएगा? रवि सर पढ़ाएंगे? एक मिनट रुको रुको, बच्चा घबरा गया, अच्छा हुआ। यूपी पीसीएस में भैया सी सेट प्रीलिम्स में पूरा रवि सर भाई हमारे यहां, जब आप लोग उनको यूपीएससी में इतना पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पूरा सी सेट शामिल रहेगा, सोचना ही नहीं है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग और मैथ इसमें तो रवि सर ऐसा पढ़ा देंगे कि मजा ही आ जाएगा, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। और कॉम्प्रिहेंशन सुनील अभिव्यक्ति, बिल्कुल सी सेट 100% इसमें शामिल है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चले कंफ्यूज हो जाए। चलिए खैर, अब आते हैं पहले टॉपिक पर। एक बार मुझे बताएं, क्या पहला टॉपिक 100% समझ में आ गया है? ठीक है, क्या पहला टॉपिक
पूरी तरीके से समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी दूसरे टॉपिक की तरफ।